हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डाइपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर पोलैरिटी के बारे में। सबसे पहले डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है, एज वेल एज कैसे हमें पता चलता है कि कौन सा मॉलिक्यूल आपका पोलर है एंड कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। पूरा जो हमारा आज का लेक्चर है ये इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड होगा, और प्लस नीट में और जेई में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से, उसका भी डिस्कशन हम इस लेक्चर में करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कैसे किया गया है। डाइपोल मोमेंट को डिफाइन किया जाता है द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल ऑफ चार्ज। मतलब क्या है यहाँ पे कि जैसे मान के चलिए हमने एच लिया, अब हाइड्रोजन और Cl के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। उस डिफरेंस की वजह से क्या होगा, ये जो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये स्लाइटली शिफ्ट हो जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl की तरफ, जिसकी वजह से Cl के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस हमें एक कोवलेंट बॉन्ड के अंदर मिल चुका है, जिसकी वजह से ये एक डाइपोल में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल। डाइपोल किसको कहा जाता है, जिसमें डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस दोनों पोल ऑफ चार्जेस मौजूद होते हैं। अब डाइपोल का जो स्ट्रेंथ होता है उसको पता लगाने के लिए एक मैथमेटिकल क्वांटिटी को हम यूज़ करते हैं, जिसको हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। और इसको निकाला कैसे जाता है, जितना चार्ज आया है यहाँ पे, या तो नेगेटिव चार्ज या तो पॉजिटिव चार्ज, जस्ट उसका मैग्नीट्यूड लेना है, चार्ज इनटू ये जो हमारा पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल है उनके सेंटर से सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम डिस्टेंस ऑफ डाइपोल कहते हैं। तो जो हमारा डिस्टेंस ऑफ डाइपोल है और जो यहाँ पे चार्ज है उसका जो प्रोडक्ट होता है वही प्रोडक्ट हमारा क्या कहलाता है, डाइपोल मोमेंट कहलाता है। डाइपोल मोमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल इन केस ऑफ डाइपोल। नाउ डाइपोल मोमेंट का एप्लीकेशन है क्या। अगर किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ज़ीरो आता है तो हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। वाइल ऑन द अदर हैंड, अगर आपका डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का नॉन ज़ीरो आता है तो हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल पोलर नेचर का है। एंड अगर सपोज आपके पास दो मॉलिक्यूल पोलर हैं, दोनों के डाइपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो है, लेट अस से एक मॉलिक्यूल ए है और एक मॉलिक्यूल बी है। डाइपोल मोमेंट को मेजर हम करते हैं कि यूनिट के साथ, जिसको डी बाई कहा जाता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेट अस से मैंने कहा कि पहले मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो 2.8 डी बाई है और दूसरे मॉलिक्यूल का 4.2 डी बाई है। तो दोनों ही यहाँ पे क्या है, नॉन ज़ीरो डाइपोल मोमेंट के साथ है, तो दोनों मॉलिक्यूल इंडिविजुअली क्या होंगे, पोलार होंगे। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में ज़्यादा पोलार कौन होगा, तो जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है उसकी पोलैरिटी भी क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है। तो ध्यान रखिएगा, मोर विल बी द वैल्यू ऑफ न्यू, मोर विल बी द पोलैरिटी। सो अमंग ए एंड बी विच वन इज मोर पोलर, बी इज मोर पोलर एज कंपेयर टू ए। नाउ डाइपोल मोमेंट जो होता है बच्चों, ये एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी जैसा कि आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस इसके डायरेक्शन भी होते हैं। डाइपोल मोमेंट सिंस एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम एक एरो से इंडिकेट करेंगे, जिसका ये हेड है और ये हमारा टेल है। जब भी कोई भी डाइपोल अगर आता है हमारे पास, जैसे HCl का ही केस लेते हैं, जो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो स्लाइटली शिफ्ट हो चुका है Cl की तरफ, जिसकी वजह से उसके ऊपर आ गया है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर आ चुका है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इसके स्ट्रेंथ को डाइपोल मोमेंट के साथ अगर मेजर करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, जो एरो होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि डेल्टा नेगेटिव है, जो कि नेगेटिव पोल है, उसकी तरफ एरो होगा। ठीक है, मतलब हेड होगा हमारा, और जो टेल है वो किसकी तरफ होगा, डेल्टा प्लस वाले की तरफ होगा। तो ये एक पॉइंट है जो कि आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड रिप्रेजेंटेड बाय एरो, where the head point towards the negative end of the dipole while tail is pointing towards the positive pole of the dipole. Now अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, जैसे अगर हम CGS सिस्टम के अंदर डील करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना लेते हैं, 4.8 इंटू 10 पावर -10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट।
अब अगर मान के चलिए कि हमने जो लेंथ लिया है डाइपोल का, इसको 1 एंगस्ट्रॉम ले लिया, तो अगर हम सीजीएस यूनिट के साथ डील कर रहे हैं तो सीजीएस यूनिट के अंदर क्या होता है, लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगी, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो अगर डाइपोल मोमेंट हम निकालेंगे सीजीएस यूनिट के अंदर, तो डाइपोल मोमेंट एक्चुअली में क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब चार्ज हमने कितना लिया है इलेक्ट्रॉन का, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 लिया है, और डिस्टेंस कितना लिया है सेंटीमीटर में, 10⁻⁻8। तो जब प्रोडक्ट हम लेंगे तो चार्ज की यूनिट ESU है और डिस्टेंस की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है। तो जो डाइपोल मोमेंट हमें मिलेगा वो किस यूनिट में मिलेगा, ESU सेंटीमीटर में मिलेगा। But the most common unit which we are using in case of dipole moment is dBi। तो ये ध्यान रखिएगा। और dBi का ESU सेंटीमीटर के साथ एक रिलेशन है जो कि आप सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। 1 dBi हमारा 1 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे लेके सब्सटीट्यूट कर दूँ, तो सब्सटीट्यूशन के बाद हमें डाइपोल मोमेंट कितना मिलेगा, विच विल बी इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर किसके बराबर है, dBi के बराबर। तो हमें यहाँ से डाइपोल मोमेंट कितना मिलेगा, 4.8 dBi। अगर सेम सिस्टम का डाइपोल मोमेंट मैं SI यूनिट के अंदर निकालूँ, SI सिस्टम के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज SI सिस्टम में कितना लिया जाता है, कूलम में, विच इज़ इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऊपर मैंने लेंथ ऑफ डाइपोल कितना लिया था, 1 एंगस्ट्रॉम। सपोज मैंने यहाँ पे भी लेंथ ऑफ डाइपोल 1 एंगस्ट्रॉम ले लिया, बट SI सिस्टम के अंदर हमें लेंथ को मेजर करना पड़ता है मीटर में। तो 1 एंगस्ट्रॉम हमारा मीटर में कितना हो जाएगा, 10⁻⁻10। तो अगर हम डाइपोल मोमेंट अब निकालें तो इट विल बी इक्वल टू Q इंटू डी। अब Q हमारा कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और डिस्टेंस कितना है, दो पोल ऑफ चार्जेस के बीच में, 10⁻⁻10। तो यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम मीटर हो जाएगा, जिसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो पावर्स विल गेट एडेड एंड इट विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर। तो यहाँ पे हमने जो डाइपोल मोमेंट निकाला है वो dBi में निकाला है, और यहाँ जो डाइपोल मोमेंट हमने निकाला है कूलम मीटर में निकाला है। तो what is the relation between dBi and coulomb meter? And for that I need to equate these two equation, first and second equation, because first as well as second dipole moment are representing for the same molecule having a length of dipole equal to 1 angstrom. So अगर 1 और 2 को हम इक्वल कर दें तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है, मतलब 1 के अकॉर्डिंग डाइपोल मोमेंट कितना है, 4.8 dBi, एंड 2 के अकॉर्डिंग डाइपोल मोमेंट कितना है हमारा, 1.6 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें फाइनली यहाँ से क्या पता चलेगा, dBi और कूलम मीटर के बीच में रिलेशन। एंड दिस रिलेशन इज़ वेरी 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 यूजफुल रिलेशन बच्चों, क्योंकि इस रिलेशन को कई बार आप लोगों को यूज़ करने को मिलेगा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के दौरान। तो ध्यान रखिएगा, 1 dBi किसके बराबर होता है, 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारे सिलेबस में है इसी टॉपिक के अंदर हेनी स्मिथ इक्वेशन। इसको बच्चों हम यूज़ कब करते हैं, जैसे देखिए फेजांस रूल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था कि हर एक आयोनिक कंपाउंड के अंदर कुछ न कुछ कैरेक्टर कोवलेंट के होते हैं, मतलब देयर इज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर, मतलब कुछ न कुछ कैरेक्टर कोवलेंट के हर एक आयोनिक कंपाउंड के अंदर होता है। दैट वाज द स्टेटमेंट गिवन बाय फेजान। इसी तरह से हर एक कोवलेंट बॉन्ड के अंदर भी कुछ न कुछ कैरेक्टर किसके होते हैं, आयोनिक के होते हैं। और कितना परसेंट आयोनिक कैरेक्टर किसी भी पोलार कोवलेंट बॉन्ड के अंदर होता है, मतलब बॉन्ड किस तरह का होना चाहिए, पोलार होना चाहिए, मतलब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे अगर H और H के बीच का बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारा कितना है इस बॉन्ड के बीच में, 0, तो हम कहेंगे इसको नॉन पोलार बॉन्ड। इसी तरह से अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है तो ये दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है 0, तो इसको भी हम कौन सा बॉन्ड कहेंगे, नॉन पोलार बॉन्ड कहेंगे। लेकिन अगर सपोज H और Cl के बीच का बॉन्ड है, सो देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, सो बेसिकली इस बॉन्ड को क्या कहा जाएगा, पोलार बॉन्ड कहा जाएगा।
तो हर एक पोलार बॉन्ड में कुछ न कुछ कैरेक्टर किसके होते हैं, आयोनिक के कैरेक्टर होते हैं। क्यों होते हैं आयोनिक के कैरेक्टर? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है चार्ज, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज चार्जेस ओनली, इस बॉन्ड के अंदर कुछ कैरेक्टर किसके आ जाते हैं, आयोनिक के आ जाते हैं। और किसी भी पोलार कोवेलेंट बॉन्ड में कितना परसेंट आयोनिक कैरेक्टर होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हैनी और स्मिथ ने एक इक्वेशन यहाँ पे दिया है, जिसको हम यूज़ करके किसी भी पोलार कोवेलेंट बॉन्ड में परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। एंड वंस अगर हमें परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर पता चल गया तो हम कोवेलेंट कैरेक्टर भी निकाल सकते हैं। देखिए, आयोनिक कैरेक्टर को निकालने का ये रिलेशन आप सबको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है और क्वेश्चन भी डायरेक्टली आता है। क्या है रिलेशन? 16 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस 3.5 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर, जहाँ पे एक्स ए और एक्स बी क्या इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ ए एंड बी। जैसे अगर सपोज ए और बी के बीच में एक बॉन्ड है एंड ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेट अस से डिफरेंट है, तो बेसिकली ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम इस बॉन्ड को किस तरह का बॉन्ड कहेंगे, पोलार। अब इस पोलार बॉन्ड के अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ कैरेक्टर आयोनिक के होंगे। कितना परसेंट है उसके लिए इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे, जहाँ पे एक्स से क्या इंडिकेट कर रहा है, ए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, और एक्स बी क्या इंडिकेट कर रहा है, बी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर मिल जाएगा। सपोज परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर 40% मिला, तो परसेंटेज कोवलेंट कैरेक्टर इस बॉन्ड के अंदर कितना मिलेगा, 100 माइनस परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। तो 100 माइनस 40% कितना हो गया, 60%। तो इसका ये मतलब है कि अगर आप आयोनिक कैरेक्टर का परसेंटेज निकाल पा रहे हो तो आप उसी को यूज़ करके उस कंपाउंड में परसेंटेज कोवलेंट कैरेक्टर भी निकाल सकते हो। इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सब लोग। हमें क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, IC इंडिकेट आयोनिक कैरेक्टर in HX molecule if electronegativity values of H and X are 2.1 and 4 respectively. Also find percentage covalent character. बच्चों देखिए, दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो ऑलरेडी आपको ए और बी के बीच का जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो आपको दिया जा सकता है, या इंडिविजुअली ए एंड बी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू दी जा सकती है। अगर डिफरेंस आपको दिया है तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, जैसे सपोज डिफरेंस आपको 2 दिया है तो एक्स ए माइनस एक्स बी के जगह पे आप 2 यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे भी एक्स ए माइनस एक्स बी के जगह पे 2 यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर ए और बी के इंडिविजुअली वैल्यूज़ दिए हैं तो आप उनको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए। अब जैसे देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। परसेंटेज IC इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस 3.5 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर। बस एक चीज़ ध्यान रखना है, एक्स ए हमेशा लार्जर वैल्यू होना चाहिए दोनों के बीच में, और एक्स बी हमेशा स्मॉलर होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे देखिए 4 माइनस 2.1 कितना होगा, यहाँ पे 4 और ये 2.1 1.9 हो गया, और यहाँ पे 3.5 इंटू मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 4 माइनस 2.1 विच विल बी इक्वल टू 1.9, ये स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 1.9 और ये हो जाएगा कितना 3.5 इंटू 1.9 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अगर हम इसको 2 ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली तो 16 इंटू 2 हमारा 32 आ जाएगा, लेकिन ये 1.9 है, 2 से थोड़ा सा कम है तो इसका मतलब 32 से भी थोड़ा सा कम होगा। अगर एग्जैक्ट आप निकालेंगे यू विल गेट 30.4। इसी तरह से 1.9 का स्क्वायर और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है 3.5 के साथ, ओवरऑल वैल्यू ये आता है कितना 12.635। अगर आप ऐड करेंगे तो ऐड करने से आपको अराउंड मिलेगा 43%। ये 43% क्या इंडिकेट कर रहा है, परसेंटेज IC को इंडिकेट कर रहा है। मतलब इस H और X के बीच में ये जो बॉन्ड है
जिसके बीच में कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस है, उस डिफरेंस की वजह से इस कंपाउंड के अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर कितना परसेंट आयोनिक कैरेक्टर जनरेट हुआ है? 43% आयोनिक कैरेक्टर जनरेट हुआ है। अगर आयोनिक कैरेक्टर 43% है तो डेफिनेटली यहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर कितना होगा? 100 माइनस 43% विच इज इक्वल टू हाउ मच? 57%। तो इस तरह से आप किसी भी पोलार कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कितना परसेंट हमारा कोवलेंट कैरेक्टर है और कितना परसेंट हमारा आयोनिक कैरेक्टर है उसको हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से एक और हमारे पास रिलेशन अवेलेबल है जिसको यूज़ करके हम परसेंटेज आईसी निकाल सकते हैं। अब वो रिलेशन क्या है? रिलेशन है ν1/ν2 इंटू 100, जहाँ पे ν1 क्या है बच्चों? ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल या एक्चुअल डाइपोल मोमेंट। मतलब एक्सपेरिमेंटली हम कितना किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट निकालते हैं, दैट इज नथिंग बट ν1। दिस विल बी ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमेशा क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। मतलब क्वेश्चन में जो भी वैल्यू आपको डाइपोल मोमेंट का दिया है वो एक्चुअली में कौन सा दिया होगा? ऑब्जर्व्ड दिया होगा, ये एक्सपेरिमेंटल दिया होगा। और सेकंड हमारा क्या है? ν2। ν2 इज द थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल या फिर आप उसको कैलकुलेटेड वैल्यू कह सकते हो। और न्यू को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? हमने सबसे पहले वही डिस्कस किया था, दैट इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब यहाँ देखिए, अगर हम इस रिलेशन को यूज़ करके परसेंटेज आईसी निकाल लेते हैं तो परसेंटेज कोवलेंट कैरेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? 100 माइनस परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल्स हम लिए हैं, इसको भी एक बार अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एक HF मॉलिक्यूल है और उसका डाइपोल मोमेंट दिया है, और एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट मतलब ये कैलकुलेट जब एक्सपेरिमेंटली किया गया तो जाके मिला कितना? 2.5 डी/। अब याद कीजिए, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको डी/, और कूलम मीटर के बीच में रिलेशन बताया था। 1 डी/, किसके बराबर होता है? 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। ये हमारा 1 डी/, और कूलम मीटर के बीच का रिलेशन है जो कि हमने जस्ट ऊपर में डेराइव किया था। चेक कर सकते हैं, ये सेम डेरिवेशन अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले ही किया था। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों न्यूमेरिकल प्रोसेस के लिए। चलिए, तो यहाँ पे हमें अगर एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट दिया है तो इस एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट जो कि डी/, के अंदर दिया है उसको मैं कूलम मीटर में कन्वर्ट कर सकती हूँ। सो दैट इज इक्वल टू 2.5 इंटू डी/, के जगह पे मैं क्या लिखूँगी? 3.33 इंटू 10⁻⁻30, और यूनिट में कूलम मीटर लिखूँगी। तो ये हमारा आ गया एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एनी हाउ हमें रेशियो लेना है। अब म्यू थ्योरेटिकल कैसे निकालेंगे? तो थ्योरेटिकली निकालने का न्यू का फॉर्मूला क्या है? Q इंटू डी। अब ध्यान दीजिए, सिंस हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को कूलम मीटर में कन्वर्ट किया है तो हम कोशिश करेंगे कि थ्योरेटिकल वैल्यू भी हमें कूलम मीटर में ही मिले। अब चार्ज हम कितना लेते हैं कूलम के अंदर? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये तो हो गया हमारा चार्ज। और डिस्टेंस कितना लेंगे? डिस्टेंस हमें डाइपोल का कितना दिया? 1.2 एंगस्ट्रॉम, लेकिन हमें मीटर में लेना पड़ेगा तो मीटर में इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के बराबर हो जाएगी। तो इसको भी हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 1.6 इंटू 1.2 और ये हमारा हो जाएगा 10⁻⁻29, और यूनिट विल बी कूलम मीटर। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ चुका है, ये हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू आ चुका है। तो परसेंटेज आईसी कितना होता है? म्यू ऑब्जर्व्ड बाय म्यू थ्योरेटिकल इंटू 100। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमारा कितना है? देखिए, ऑब्जर्व्ड मतलब एक्सपेरिमेंटल कितना है? 2.5 इंटू 3.33 इंटू 10⁻⁻30 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कितना निकाला हमने? 1.6 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻20। और इस रेशियो को क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 100 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट अराउंड 43%।
मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर भी परसेंटेज आईसी कितना है बच्चों, परसेंटेज आईसी हमारा 43% है। और अगर 43% परसेंटेज आईसी है तो परसेंटेज कोवलेंट कैरेक्टर कितना होगा, 57% होगा। सो ये दोनों मॉडल जो हैं ये नीट में, जेई मेंस में हमेशा पूछे गए हैं, तो इनको आप हमेशा इस रिलेशन को ध्यान में रखिएगा। दिस इज़ वेरी 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 यूजफुल रिलेशन। नाउ अब हम बच्चों यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे, जैसे हमने ऊपर क्या डिस्कस किया था कि अगर किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ज़ीरो आता है तो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। अगर किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो आता है तो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल पोलर है। अगर किसी दो मॉलिक्यूल के बीच में कंपैरिजन करना है कि किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, किसकी पोलैरिटी ज़्यादा है, तो हम दोनों के डाइपोल मोमेंट के वैल्यू को कंपेयर कर लेंगे। जिस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जितना ज़्यादा होता है वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा पोलर होता है, जो कि ऑलरेडी हम स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमारा टॉपिक ये है कि अगर आपको मॉलिक्यूल दिए जाएंगे तो आप कैसे पहचानोगे कि मॉलिक्यूल आपका पोलर है या नॉन पोलर है। उसके लिए मैंने दो केसेस लिए हैं। पहला केस डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। डायटोमिक मॉलिक्यूल में दो ही एटम होते हैं। अब दो एटम अगर होगा तो मॉलिक्यूल तो हमेशा लीनियर ही होगा, ठीक है। दो एटम हमेशा एक साथ अगर कनेक्टेड है तो लीनियर ही होंगे। तो सभी मॉलिक्यूल अगर डायटोमिक नेचर के हैं तो उनका यूजुअली क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए इनके स्ट्रक्चर सबके सेम ही होंगे। जैसे यहाँ पे HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, सिंपली दो एटम है जो एक दूसरे से बॉन्डेड है। ऐसे केस में जब डायटोमिक मॉलिक्यूल आपको दिया जाता है तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। और अगर पोलर सभी हैं तो किस में ज़्यादा पोलैरिटी है, कौन ज़्यादा पोलर है, उसको कंपेयर करने के लिए हमेशा हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को ऑब्जर्व करेंगे। मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम, more will be the polarity and more will be the dipole moment of that molecule। अगर बच्चों मैं आपको डायटोमिक मॉलिक्यूल में H2 देती हूँ तो H2 के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, ये भी तो डायटोमिक है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे ज़ीरो है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारा ज़ीरो हो गया तो मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर डायरेक्टली बोल देंगे। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के अंदर क्या होता है, दो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, बट यहाँ पे भी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा कितना है, ज़ीरो। तो ये भी मॉलिक्यूल हमारे लिए क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी हमारे लिए क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। तो ये सारे मॉलिक्यूल जो हैं जहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो है, ऐसे मॉलिक्यूल को डायरेक्टली हम नॉन पोलर कह देते हैं। बट जहाँ पे थोड़ी सी भी डिफरेंस अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में हुई, एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यू के बीच में अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस हुआ तो हम उसको क्या कहते हैं, पोलर कह देते हैं। बट कितना ज़्यादा पोलर है वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे करेगा। जिसमें ज़्यादा डिफरेंस होगी वहाँ पे ज़्यादा पोलैरिटी होगी, उसका डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किस में है तो आप कहेंगे HF का। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन की, फिर होती है ऑक्सीजन की, फिर होती है नाइट्रोजन की, उसके बाद क्लोरीन और नाइट्रोजन की पॉलिंग स्केल में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बराबर ही मानी जाती है। उसके बाद होती है ब्रोमीन की, उसके बाद आयोडीन, सल्फर और कार्बन, तीनों की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली बराबर ही होती, आसपास ही होती हैं। और उसके बाद फॉस्फोरस और हाइड्रोजन। ये ट्रिक याद रखिएगा, दिस इज द ट्रिक फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीक्वेंस। तो अगर इसको गौर से देखा जाए तो हाइड्रोजन तो सब जगह पे कॉमन है। अब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन चारों हैलोजन में कौन है, फ्लोरीन। तो जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वहाँ डिफरेंस उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा H और F के बीच में उतनी ज़्यादा इस बॉन्ड के अंदर क्या होगी, पोलैरिटी डेवलप होगी। मतलब उतना ही ज़्यादा यहाँ पे चार्जेस आ जाएंगे, क्योंकि मोर डिफरेंस मोर अपीयरेंस ऑफ चार्जेस, डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस, एंड लेस डिफरेंस लेस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ऑन H एज वेल एज I। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि सिंस यहाँ डिफरेंस सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है
और यहाँ डिफरेंस आपका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मिनिमम है, तो सबसे ज़्यादा पोलार कौन होगा इन चारों में, HF होगा, फिर HCl होगा, फिर HBr, और सबसे लीस्ट यहाँ पे पोलार कौन होगा, HI होगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट इन चारों में किसका है, तो डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पोलारिटी। तो सबसे ज़्यादा पोलारिटी कौन है इसके अंदर, कौन सबसे ज़्यादा पोलार है, HF, फिर HCl, फिर HBr, और सबसे लीस्ट कौन है, HI। तो ये हमारा जो रिलेशन होगा ये डाइपोल मोमेंट के लिए भी एप्लीकेबल होगा। नाउ कमिंग टू द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल केसेस। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल को कहा जाता है जिसमें दो से ज़्यादा एटम्स होंगे, और ऐसे केस में बच्चों डाइपोल मोमेंट सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे डाइपोल मोमेंट डिपेंड सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे करता है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में, जहाँ पे दो एटम होते हैं। बट अगर दो से ज़्यादा एटम्स है तो हम वहाँ पे क्या कहेंगे कि डाइपोल मोमेंट डज नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, rather it also depends upon the geometry of molecule। मॉलिक्यूल का शेप कैसा है उस पे भी अब इसका डिपेंडेंस होगा, और उसको प्रूव करने के लिए कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पॉलीएटॉमिक में सबसे पहला हमारा केस है ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें 3 एटम्स होंगे। तो 4 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिया है, चारों में 3-3 एटम है। अब गौर से देखिए यहाँ पे सबसे पहले CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये सबको पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर CO2 का हमारा लीनियर होता है। अब देखिए, याद कीजिए मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक पॉइंट कहा था कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो के साथ, जहाँ पे ये जो हेड होता है वो डेल्टा नेगेटिव की तरफ होता है और टेल हमेशा डेल्टा पॉजिटिव की तरफ होता है। अब अगर गौर से देखा जाए तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। चेक कीजिए, अभी जस्ट मैंने ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रिक बताया था, ऑक्सीजन एंड कार्बन, सबसे आगे कौन है, ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है कार्बन से। तो बेसिकली दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो स्लाइटली शिफ्ट किसकी तरफ हो जाएगा, ऑक्सीजन। यहाँ भी इस बॉन्ड के अंदर भी ऑक्सीजन, तो कार्बन के ऊपर डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। तो अगर मैं इस बॉन्ड की बात करूं तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और इसका भी जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इस वेक्टर को ना हम कहते हैं बॉन्ड डाइपोल, इस वेक्टर को कहा जाता है बॉन्ड डाइपोल। तो ध्यान रखिएगा, इसको बॉन्ड डाइपोल कहते हैं। तो यहाँ CO2 के अंदर जो दोनों बॉन्ड डाइपोल हैं ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के 180 डिग्री एंगल पे मेंटेन्ड है, और दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। क्यों, क्योंकि देखिए जो पहला वेक्टर है हमारा ये वाला वेक्टर, और दूसरा जो वेक्टर है ये दोनों वेक्टर किस तरह के बॉन्ड की वजह से आया है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड की वजह से। मतलब यहाँ पे ये बॉन्ड भी आपका सेम है, मतलब ये दोनों बॉन्ड का नेचर सेम है। तो जब दोनों बॉन्ड का नेचर सेम है तो जो इससे बॉन्ड डाइपोल जनरेट होगा उसकी मैग्नीट्यूड भी बराबर होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि CO2 के अंदर दो हमारे पास वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड बराबर हैं, बट उनके बीच का एंगल किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। तो जब दो वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट दे आर अलाइंड एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, देन यहाँ पे रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना होता है, 0, और हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलार होगा। इसी तरह का स्ट्रक्चर कार्बन डाइसल्फाइड का होता है। द ओनली डिफरेंस इज ऑक्सीजन की जगह पे अब सल्फर होगा। अब कार्बन और सल्फर की अगर बात करें तो वैसे तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली आसपास ही होती है, बट स्लाइटली अगर हम वैल्यू को कंपेयर करें अप टू 2 डेसिमल पॉइंट और 3 डेसिमल पॉइंट, तो सल्फर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है वो कार्बन से थोड़ी सी ज़्यादा देखी गई है। तो इसलिए जो आपका नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा वो सल्फर पे होगा और कार्बन पे पॉजिटिव होगा। तो अगर इस बॉन्ड की बात करें
तो यहाँ पे आपका जो बॉन्ड डाइपोल होगा वो किसकी तरफ होगा, सल्फर। यहाँ पे भी बॉन्ड डाइपोल आपका किसकी तरफ होगा, सल्फर। अब आप देख सकते हैं कि फिर से हमें दो वेक्टर मिला है और दोनों वेक्टर आपका क्या है बच्चों, सेम ही टाइप के बॉन्ड की वजह से अराइज हुआ है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड आपका बराबर होगा। और सिंस दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है, तो फिर से यही सेम सिचुएशन क्रिएट हुआ है कि दो वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, सो द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इज जीरो। और अगर रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो है तो ये मॉलिक्यूल भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। एग्जाम्पल 3 है वाटर। वाटर का शेप कैसा होता है, इट इज़ अ बेंट मॉलिक्यूल। बेंट मॉलिक्यूल में क्या होगा, या फिर इसको वी शेप कहा जा सकता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है वाटर का, और ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर हम बॉन्ड की बात करें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस आएगा, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस आएगा। तो हमारा जो बॉन्ड डाइपोल होगा वो किसकी तरफ होगा, ऑक्सीजन की तरफ। और यहाँ पे भी जो हमारा बॉन्ड डाइपोल होगा वो किसकी तरफ होगा, ऑक्सीजन की तरफ। तो अब आप देखिए, ये जो दो वेक्टर मैंने बनाए हैं वो दोनों वेक्टर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड की वजह से अपीयर हुआ है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड मैं ए लेती हूँ तो इसका भी मैग्नीट्यूड डेफिनेटली ए होगा। और दोनों वेक्टर क्या हैं, दोनों वेक्टर अगर इस तरह से अलाइंड है तो दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे गौर से एक और चीज़ देखिए, ऑक्सीजन पे दो दो लोन पेयर भी तो हैं। तो अगर इस लोन पेयर की वजह से डाइपोल मोमेंट को देखा जाए तो हमें यहाँ पे इस वेक्टर को ऑक्सीजन से जो लगा हुआ लोन पेयर है उसके वेक्टर को लोन पेयर के डायरेक्शन में दिखाना होता है, और इस वेक्टर को हम कहते हैं एटॉमिक डाइपोल। जो वेक्टर लोन पेयर की वजह से अराइज होगा उसको एटॉमिक डाइपोल, और जो वेक्टर बॉन्ड की वजह से अराइज होगा उसको बॉन्ड डाइपोल कहा जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए, ये हमारा एटॉमिक डाइपोल है इस लोन पेयर की वजह से, तो इन दोनों एटॉमिक डाइपोल का जो रिजल्टेंट होगा वो भी तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि आपके पास दो दो वेक्टर हैं, और दोनों वेक्टर जो है, एक ब्लैक वाला आप देख सकते हैं किसका रिजल्टेंट है, इन दोनों बॉन्ड डाइपोल का रिजल्टेंट है। और रेड वाला किसका है रिजल्टेंट, रेड वाला हमारा ये दोनों एटॉमिक डाइपोल का रिजल्टेंट है। और दोनों जो यहाँ पे हमें वेक्टर मिल रहा है, क्या वो सेम ही डायरेक्शन में अपीयर कर रहे हैं। तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में अपीयर करता है तो दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में ऐड हो जाते हैं, और जब दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हमेशा क्या होगा, नॉन ज़ीरो। और अगर रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो है तो मॉलिक्यूल हमेशा क्या कहलाएगा, पोलार मॉलिक्यूल कहलाएगा। इसको मैं यहाँ पे फिर से अच्छे से ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। देखिए हमने क्या किया, दो लोन पेयर थे, सबसे पहला बॉन्ड डाइपोल का डायरेक्शन किसकी तरफ, ऑक्सीजन, यहाँ भी बॉन्ड डाइपोल की डायरेक्शन ऑक्सीजन, तो दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। इसी तरह से एटॉमिक डाइपोल का रिजल्टेंट देखिए कहाँ पे जाएगा, एटॉमिक डाइपोल एक इस लोन पेयर की तरफ, एक इस लोन पेयर की तरफ, और दोनों का रिजल्टेंट भी ऊपर है। तो अब ये दोनों जो वेक्टर हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और अगर ये दोनों वेक्टर आपस में ऐड हो गए तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। अगर SO2 की बात करें तो SO2 मॉलिक्यूल भी हमारा क्या होता है, एंगुलर शेप का होता है। इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, दो डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर होता है सल्फर पे। अब गौर से देखिए, सबसे पहले अगर हम बॉन्ड डाइपोल की बात करें तो सल्फर ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड की वजह से जो बॉन्ड डाइपोल अपीयर होगा वो ऑक्सीजन की तरफ होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, ऑक्सीजन की तरफ होगा। ठीक है, और अब इन दोनों बॉन्ड डाइपोल का जो रिजल्टेंट है वो नीचे की तरफ अपीयर करेगा। लेटर से इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैं ए ले लेती हूँ। अब यहाँ देखिए एक लोन पेयर भी मौजूद है। अब इस लोन पेयर की वजह से जो एटॉमिक डाइपोल हमारा क्रिएट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा बच्चों, लोन पेयर के डायरेक्शन में।
बट एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ये जो हमारा रिजल्टेंट आया है जिसका मैग्नीट्यूड मैंने ए लिया है वो किसकी वजह से आया है, सल्फर ऑक्सीजन के बॉन्ड की वजह से आया है। बट ये जो हमने वेक्टर बनाया है एटॉमिक डाइपोल वो किसकी वजह से है, लोन पेयर की वजह से। मतलब इसका जो नेचर है और इसका जो नेचर है दोनों अलग अलग है। ये जो अराइज हुआ है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट की वजह से अराइज हुआ है और ये जो वेक्टर अराइज हुआ है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट की वजह से अराइज हुआ है। तो इसका ये मतलब निकलता है कि दोनों वेक्टर के भले ही दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है बट मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों वेक्टर सेम नहीं है, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तभी सेम आता अगर ये दोनों वेक्टर सेम टाइप के एनवायरनमेंट से जनरेट होते। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड b ले लेती हूँ तो a और b कभी भी बराबर नहीं होंगे। तो इसका ये मतलब है कि अगर सपोज मान लेते हैं कि a का मैग्नीट्यूड b के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है तो हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट क्या होगा, a माइनस बी हो जाएगा। बट सिंस a और b तो बराबर है नहीं तो इसलिए ये डिफरेंस क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। और अगर ये डिफरेंस नॉन ज़ीरो है तो मॉलिक्यूल हमारा क्या हो जाएगा, पोलार नेचर का हो जाएगा। तो SO2 मॉलिक्यूल भी हमारा क्या है, पोलार मॉलिक्यूल है। रही बात टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल की, तो टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल में सबसे पहला केस है हमारा SO3 का। और SO3 मॉलिक्यूल हमारा किस शेप का होता है, ट्राइगोनल प्लेनार। दिस इज द शेप ऑफ SO3 मॉलिक्यूल। हर बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 120 डिग्री के बराबर होता है। दिस इज द शेप ऑफ SO3 मॉलिक्यूल। नाउ सबसे पहले अगर सल्फर ऑक्सीजन की बात करें बच्चों तो ये सारे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के बराबर हैं। अगर मैं इस बॉन्ड डाइपोल की बात करूं तो ऑक्सीजन की तरफ होगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन सल्फर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये बॉन्ड डाइपोल भी ऑक्सीजन की तरफ होगा। अब आप देखिए यहाँ पे दो वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि सेम ही तरह के एनवायरनमेंट से क्रिएट हुआ है। अब दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं और अगर उनके बीच का एंगल 120 होता है तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम ही होता है। ये कंसेप्ट आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, कि दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड बराबर है और प्लस उनके बीच का एंगल अगर 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट हमारा जो डाइपोल मोमेंट होता है वो सेम ही मैग्नीट्यूड का होता है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, जो यहाँ पे अपीयर करेगा, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, ए ही है, अगर इन वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं ए लेती हूँ। अब बात करते हैं ऊपर वाले वेक्टर की। तो ये जो हमारा बॉन्ड डाइपोल है वो भी किसकी तरफ अपीयर करेगा, ऑक्सीजन की तरफ। अब ये लॉजिकली सोचिए कि ये जो हमारा बॉन्ड डाइपोल अपीयर हुआ है ये भी सल्फर ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड की वजह से हुआ है और बाकी भी सल्फर ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड की वजह से हुए हैं। तो मैग्नीट्यूड वाइज ये तीनों वेक्टर क्या होंगे, सेम होंगे। तो लेटर से इसका भी मैग्नीट्यूड में ए ले लेती हूँ। तो अब देखिए क्या हुआ, ये जो दोनों बॉन्ड डाइपोल था उनका रिजल्टेंट ये है और ये हमारा दूसरा बॉन्ड डाइपोल है इस सल्फर ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड की वजह से। तो अल्टीमेटली मेरे पास अब कितने वेक्टर बचे, दो वेक्टर। कौन कौन सा वाला, एक ऊपर वाला और एक इन दोनों का रिजल्टेंट। अब लॉजिकली देखिए इसका भी मैग्नीट्यूड ए है, इसका भी मैग्नीट्यूड ए है और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, ज़ीरो। और अगर रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है तो मॉलिक्यूल हमेशा क्या होगा, यहाँ पे नॉन पोलार नेचर का होगा। अगर मैं यही सेम चीज़, सेम ट्रिक अप्लाई करती हूँ BF3 के मॉलिक्यूल के लिए, तो BF3 के अंदर बोरॉन के साथ 3 फ्लोरीन है और तीनों फ्लोरीन एक दूसरे के साथ 120 डिग्री एंगल पे मेंटेन्ड होता है। मतलब यहाँ पे भी एंगल हमारा कितना है, 120 डिग्री है। एग्जैक्टली सेम केस है SO3 जैसा। यहाँ पे इसको प्रूव भी कर लेते हैं। सबसे पहले बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हर जगह पे फ्लोरीन के ऊपर डेल्टा डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। तो तीनों ही बॉन्ड का जो बॉन्ड डाइपोल होगा वो किस तरफ अलाइंड होगा, फ्लोरीन की तरफ। और तीनों सेम ही तरह के बॉन्ड की वजह से अपीयर हो रहे हैं तो तीनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी हमारा सेम होगा। तो लेटर से ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। अब एक चीज़ देखिए, फिर से सेम सिचुएशन अराइज हो रहा है। दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड बराबर हैं
बट एंगल इन दोनों के बीच में कितना है, 120 है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, ए होगा। तो अब कौन कौन सा वेक्टर बचा, एक तो ये वाला वेक्टर बचा जिसका मैग्नीट्यूड ए है, और एक इन दोनों का रिजल्टेंट जो ये बना है ये है, जिसका मैग्नीट्यूड भी हमने कितना निकाला है, ए। तो अब फिर से वही सिचुएशन आया है जो कि यहाँ पे आया था, दो वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इसका कितना होगा, ज़ीरो। और अगर रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है तो ये मॉलिक्यूल भी हमेशा क्या रहेगा, नॉन पोलार रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं NH3 का। तो NH3 के अंदर देखिए बच्चों क्या है, सबसे पहले NH3 का स्ट्रक्चर सबको पता होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल। ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल बट वन ऑफ द पोजीशन विल बी ऑक्यूपाइड बाय द लोन पेयर। नाउ अगर हम बॉन्ड डाइपोल की बात करें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो सारे बॉन्ड डाइपोल जो होंगे वो नाइट्रोजन की तरफ अपीयर करेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो तीन वेक्टर हैं तीनों का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो तीनों का रिजल्टेंट भी तो ऊपर की तरफ ही लगेगा। ठीक है, तो ये वेक्टर क्या है, इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट है। अब एक बचा लोन पेयर, तो लोन पेयर की वजह से हम क्या देखते हैं, एटॉमिक डाइपोल। अब एटॉमिक डाइपोल का ओरिएंटेशन किसकी तरफ होगा, लोन पेयर की तरफ। लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये जो वेक्टर अराइज हुआ है ऑरेंज वाला वो किसकी वजह से अराइज हुआ है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड की वजह से। और ये ग्रीन वाला जो वेक्टर अराइज हुआ है किसकी वजह से है, लोन पेयर। मतलब एनवायरनमेंट अलग अलग है, एनवायरनमेंट अलग है तो इसका मैग्नीट्यूड भी बराबर नहीं होगा। बट सपोज इसका मैग्नीट्यूड ए ले लूँ और इसका मैग्नीट्यूड बी ले लूँ, तो सिंस दोनों वेक्टर सेम ही साइड में अपीयर कर रहे हैं तो दे विल गेट एडेड। तो इसलिए यहाँ पे रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हमेशा कितना होगा, ए प्लस बी हो जाएगा। और ए और बी की वैल्यू अगर ऐड हो रही है तो सम तो हमेशा नॉन ज़ीरो के बराबर होगा। मतलब अमोनिया भी क्या है, एक तरह से पोलार मॉलिक्यूल होता है। अगर वही चीज़ मैं NF3 के लिए चेक करूँ तो NF3 में देखिए क्या होगा, जस्ट तीनों हाइड्रोजन को हमें तीन फ्लोरीन के साथ अब रिप्लेस करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर दोनों का सेम ही होता है, बट एक चीज़ आप देख सकते हैं कि पिछले केस में क्या था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड डाइपोल था वो नाइट्रोजन की तरफ ओरिएंटेड था, मतलब उसका जो हेड था वो नाइट्रोजन की तरफ था। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन आपका डेल्टा नेगेटिव है, हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बट अगर हम इन बॉन्ड की बात करें तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए क्या होगा, फ्लोरीन के ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज और उसके बाद नाइट्रोजन पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो जितने भी बॉन्ड डाइपोल हैं वो किसकी तरफ होंगे, फ्लोरीन की तरफ होंगे। तो अब इन तीनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो भी तो नीचे की तरफ होगा, और ऊपर जो बॉन्ड डाइपोल है, जो एटॉमिक डाइपोल है, उसका ओरिएंटेशन किसकी तरफ होगा, लोन पेयर की तरफ। बट अगर मैग्नीट्यूड वाइज हम देखें, सपोज इसका मैग्नीट्यूड ए है और इसका मैग्नीट्यूड बी है, तो ए और बी कभी भी बराबर तो हो नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग एनवायरनमेंट की वजह से क्रिएट हुए हैं। अब अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो एक वेक्टर ऊपर है, एक वेक्टर नीचे है, भले ही दोनों की मैग्नीट्यूड अनइक्वल है। तो यहाँ पे जब दो वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, 180 डिग्री एंगल पे होते हैं, तो हम उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, डिफरेंस लेके। सपोज मैंने मान लिया कि ए का मैग्नीट्यूड बी से ज़्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी। बट सिंस ए इज नॉट इक्वल टू बी हियर, तो दिस डिफरेंस इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू ज़ीरो। सो बेसिकली अगर ए माइनस बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो ये मॉलिक्यूल हमेशा क्या होगा, पोलार नेचर का माना जाएगा। लास्ट क्वेश्चन एक यहाँ पे हम देखेंगे, ये क्वेश्चन हमारा नीट में कई बार पूछा जा चुका है, अमोनिया और NF3 के बीच में किसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। तो गौर से देखिए, NF3 का स्ट्रक्चर भी हमने जस्ट अभी ड्रॉ किया था और अमोनिया का स्ट्रक्चर भी हमने जस्ट अभी ड्रॉ किया था। अगर आप NF3 का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट लेते हैं तो A माइनस बी आ रहा है, भले ही नॉन इक्वल टू ज़ीरो है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब ये भी पोलार नेचर का है। और अगर अमोनिया की बात करें तो यहाँ पे A प्लस बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। मतलब आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि अमोनिया के केस में सारे वेक्टर का जो ओरिएंटेशन है वो सेम ही डायरेक्शन में है, तो सभी वेक्टर आपस में एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे।
लेकिन NF3 के अंदर क्या है, 3 वेक्टर आपका नीचे की तरफ है, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो ऊपर वाले बॉन्ड एटॉमिक डाइपोल के जो वेक्टर जो आपको मिला है उसके रिजल्टेंट के साथ वो क्या करेगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हमें डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो इसकी वजह से अगर हम कंपेयर करें तो किसका डाइपोल मोमेंट आप ज़्यादा देख पा रहे हैं, अमोनिया का। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या कहेंगे, अमोनिया इज मोर पोलार देन NF3। तो आई होप बच्चों दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। हम आगे जाके इसी के अंदर सेकेंड पार्ट में भी आएंगे और उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हम नीट लेवल एज वेल एज JEE लेवल के सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सो दैट मैं और भी ज़्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँगी और भी सिंपल सिंपल ट्रिक्स आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूँगी जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। थैंक यू सो मच।